अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब मुनीर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर मलिक साहब, हमें आपने ज्वाइन किया। अब एक नई सुबह आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लगता नहीं कि वकला कुछ काफ़ी पीछे रह गए हैं और हालात बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो सैटरडे को वो ओथ लेंगे। हम तवक्को रखेंगे कि ओथ लेने के बाद जो है वो जो ये 26वीं आईनी तरमीम है इस पे डिलिबरेट करेंगे। कैसे डिलिबरेट करेंगे सर? समझते हैं कौन पिटीशन दायर कर रहा है, कौन सी बार? देखें, ये फैसले तो मेरे ख्याल से जब नेशनल एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें कुछ मेंबरान जो है वो जुम्मे को मिलेंगे। कुछ जो है शायद सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के बाद जो है साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। इसमें कोई ऐसी ख़ास देर नहीं हुई है। मगर सर जब वो अप्रोप्रिएट फोरम सैटरडे को हल्फी तरमीम शुदा आइन के तहत उठाएंगे तो फिर कैसे उसी तरमीम पर गौर करेंगे? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। जो ओथ है उनका टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा मवाद आता है जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर से तजाद रखता हो तो उन पे ये जिम्मेदारी होगी कि उसको स्ट्राइक डाउन करें। ये तो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस आपको याद होगा। उसमें भी तो आईनी तरामीम आई थी जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स आए थे विद अ सनसेट क्लॉज। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर अपना फैसला सुनाया था। तो कोई लीगल इम्पेडिमेंट तो मुझे नज़र नहीं आता है। लोग ये पूछते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे या रेगुलर बेंचेस में जाएंगे? भाई, अगर कोई प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी है, कोई ड्यूरेस है, कोई कोर्जन है तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का सवाल तो नहीं है। फिर आप रेगुलर बेंच में जाएंगे। जो भी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो इसको टेक अप कर सकती है। मगर क्या जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी ही तकर्री को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं? ये इनकी तकर्री जो है वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है। उनको ये तरामीम जो है इसको होलिस्टिक मैनर में देखना पड़ेगा कि इनका नेट इफेक्ट जो है इस तरमीम का जो है वो क्या ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स को इंटरफेयर कर रहा है, क्या ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में एक इम्बैलेंस है, क्या अदलिया की आज़ादी सिक्योर है। ये इसका प्रेसिडेंट है। आपको याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस के अंदर कुछ जज साहबान बैठे थे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे। उनको वापस जजमेंट के बाद हाई कोर्ट में आना पड़ा। सदमत उस्मानी साहब एक मिसाल हैं। मगर मुनीर मलिक साहब, क्या एक जज को हल्फ उठाने से पहले एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करना चाहिए और सोचना और देखना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे को ले रहे हैं जो ओहदा नतीजा है एक मतनाज़ा आईनी तरमीम का? तो क्या ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड हल्फ उठाने से पहले नहीं करनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज को? नहीं, वो हल्फ उठा रहे हैं टू प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हल्फ उठा रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आई विल प्रोटेक्ट, डिफेंड द 26th अमेंडमेंट। ये तो हल्फ आपको याद होगा जब पीसीओ का हल्फ होता था तो उसमें था कि आई विल प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द पीसीओ। इस तरह का तो कोई हल्फ नहीं है। आइन का हल्फ जो है जो शेड्यूल में है वो तो चेंज नहीं हुआ अमेंडमेंट से। मगर क्या वो किसी ऐसी आइनी तरमीम के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए खुद भी बेंच पर मौजूद हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो बेनिफिशियरी थोड़ी होंगे उनके। अगर एट वर्स्ट जो है वो अफेक्ट ही होंगे, बेनिफिशियरी तो नहीं होंगे। मलिक साहब, आपको सबसे बड़ा एतराज़ क्या है? चीफ जस्टिस के ओहदे पे फाइज हैं। जी, आपको सबसे बड़ा एतराज़ क्या है इस आईनी तरमीम पे?
और क्या वजह है कि आप समझते हैं कि इस आइनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी? मुझे सबसे बड़ा एतराज़ ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो जुडिशल कमीशन बनाएगी। ये अनहर्ड ऑफ है कि वो कमेटी जो डोमिनेटेड है बाय पार्लियामेंटेरियंस एंड द एग्जीक्यूटिव, वो डिसाइड करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कौन सी होंगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की इंटरनल वर्किंग के अंदर जो है इंटरफेरेंस है। ये तो अदलिया की आज़ादी पे एक डायरेक्ट अटैक है। बेंच बनाने का प्रोगेटिव जज साहिबान के पास है। उसमें जो है चाहे वो 3 मेंबर कमेटी हो या मास्टर ऑफ द रोल्स बनाए, 2 ही व्यूज है ना। लेकिन ये तो कभी भी व्यू नहीं है कि बेंच जो है वो पार्लियामेंट की कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स या एग्जीक्यूटिव बनाएंगे। नहीं, मगर जुडिशल कमीशन से बड़ा और इंटरफेरेंस क्या हो सकता है? मगर जुडिशल कमीशन के अंदर बार काउंसिल का भी एक नामजद नुमाइंदा होगा, तो पहले आप वकला हज़रात अपनी बार काउंसिल को तो मना लें, बाद में सुप्रीम कोर्ट को मनाने की कोशिश करें। देखें मती, बेंच बनाने के अंदर तो बार काउंसिल का भी कोई राइट नहीं होता है। तो फिर बेंच तो जुडिशरी खुद बनाएगी। तो पहले बार काउंसिल को तो मना लें, उनको कहें कि अपना नुमाइंदा मत भेजें जुडिशल कमीशन में। नहीं, वो तो देखें, वो जो जुडिशल, हम ये नहीं कहते कि जुडिशल कमीशन बाय इटसेल्फ जो है उसकी हम तायद नहीं करते। हम उस जुडिशल कमीशन का बेंचेस बनाने के इख्तियार पे ऑब्जेक्ट करते हैं। देखें ना, एक तो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस, उसमें तो ठीक है, बहुत से मुल्कों में है कि एग्जीक्यूटिव का एक से होता है, बहुत से मुल्कों में है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्फर्मेशन होता है, पार्लियामेंट्री हेयरिंग्स होती है, कांग्रेशनल हेयरिंग्स होती हैं, ये ठीक है। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं, एक सर्चिंग इंक्वायरी होती है फिटनेस पे, क्वालिफिकेशंस पे, जुडिशल फिलॉसफी पे, उसके माजी पे, उसका क्या किरदार रहा है, वो जब वकालत के पेशे में था या जज था तो उसकी जुडिशल फिलॉसफी क्या थी, वो तो ठीक है अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर। लेकिन बेंचेस बनाने के अंदर यह तो द एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट विल बिकम अ जज इन इट्स ओन कॉज। आपसे बेहतर इस असूल को कौन जानता है कि एक शख्स अपने कॉज के अंदर जो है जज नहीं हो सकता। मगर आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस बनाना भी डिसीजन का एक पार्ट है। लेकिन पहले आपको याद है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने से पहले बेंच जिस तरीके से बनते थे वो भी तो जजों की तरफ से एक सियासत होती थी ना। तो अब अगर सियासतदान ये सियासत कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या एतराज़ हो सकता है? हाँ, तो पहले ऑब्जेक्शन ये था कि जजेस सियासत नहीं करें जुडिशरी के साथ। अब ऑब्जेक्शन ये है कि सियासतदान सियासत नहीं करें जुडिशरी के साथ। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है एक स्टेप फॉरवर्ड था। हो सकता है ये 3 के बजाय ये 5 की कमेटी हो जाए, वो तो एक्सपीरियंस बताएगा। ठीक है, मास्टर रोल्स का जो कॉन्सेप्ट था, मैं समझता हूँ ये और ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए। 3 नई टॉप सीनियर 5 जजेस की जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कमेटी होनी चाहिए, ताकि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हो। ये नहीं हो कि आप प्रेडिक्ट कर सकें कि ये बेंच जो है इसने तो फैसला ही ये देना है, या ये बेंच इसने तो फैसला ही ये देना है। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आप माजी के अंदर बता सकते थे कि एक पर्टिकुलर बेंच जो है उसका क्या फैसला होगा, तो आप खुद वाकिफ हैं। मलिक साहब, भारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो अब दफन हो गया है इस आइनी तरमीम के आने के बाद। हमें ज्वाइन किया है शोएब शाहीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। शोएब शाहीन साहब, आपकी पार्टी जो है जुडिशल कमीशन को ज्वाइन करने जा रही है और आइनी बेंच बनाने में आपकी भी मुशावरत अगर वो ले रहे हैं तो आपको क्या एतराज़ हो सकता है? देखें, मुनीर मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया। मुझे बताएं, जो प्रिंसिपल लिटिगेंट होता है, या वो फेडरल गवर्नमेंट होती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान होता है या प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान होता है, जो आर्टिकल 199 में हो, या उसकी अपील जाए CPLA की सूरत में, या सुप्रीम कोर्ट में 184 में 185 में हो, या 212 में हो, या 184 में हो, तो बात यह है कि जो प्रिंसिपल लिटिगेंट है
उसके अख्तियार में हमने दे दिया कि वो ये भी फैसला करेगा कि मेरे खिलाफ बेंच कौन सा सूटेबल है। इसी तरह जिस तरह अभी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, नहीं रिटायर्ड जज के पास ले जाओ हमारे खिलाफ। मैंने परसों बल्कि 3-4 दिन पहले केस था, मैंने उनको बताया कि मेरे केस में आपने क्राइम किया है। मैंने उनको बताया कि आपने फॉर्म 47, 48, 49 किए हैं 12 फरवरी को, नोटिफिकेशन आपके अपने हाथ का है 11 फरवरी को। उसके बारे में जब जज, एक सिटिंग जज ट्रायल कर रहा था, तो अब आपको चूंकि पसंद नहीं आया कि इम्पार्शल स्क्रूटिनी हो जाए, आपने उससे मंगवा के आपने कहा नहीं मेरी पसंद का वो रिटायर्ड जज लगा दूं जो आपके इस फ्रॉड को पुट आउट ना कर सके। तो अब मुझे इसी तरह का काम अब यहाँ होगा। पहली बात तो ये है कि आपने 7 या 8 आपने वहाँ लगा दिए हैं हुकूमती नुमाइंदे या आप पॉलिटिशियंस लगा दिए। पाकिस्तान बार कौंसिल भी पॉलिटिक्स कर रहा है। देखें, हमें पाकिस्तान के तमाम मामलात को मद्देनज़र रख के देखना है ना। आपको याद होगा, मैं उस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर ही था, हमारे ग्रुप में थे बल्कि फ़रोग नसीम, इससे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया था इसी तारड़ ने और एहसन भून ने। उसने कहा जी जो या मिनिस्ट्री करो या पाकिस्तान बार कौंसिल की मेंबरी रखो। और आज ये पिछले 3 साल से पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर भी है और लॉ मिनिस्टर भी है। कौन? अच्छा, उसका जो नुमाइंदा है वो भी सियासी है। अच्छा, आपने 8 प्रैक्टिकली सियासतदान बिठा दिए और 4 लगा दिए उसमें जजेस को, और या 5 जजेस को लगा दिए, जिसमें एक प्रिसाइडिंग जज होगा जो आईनी बेंच का होगा, वो भी आपने आईनी बेंच भी खुद बनाना है। अच्छा, बात यह है कि अगर आपने मेजॉरिटी अपनी भर के, अच्छा फिर आपसे बेहतर कौन जानता है, एक बात सिर्फ कर दो, फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और जो एग्जीक्यूटिव है, मुझे बता दें वाकई ट्रू सेंस में वो अगर अवामी नुमाइंदे हों तो हम 50% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो दुरुस्त फैसले करें। अब देखें, जिसके पास फॉर्म 47 जाली पकड़ा के उसको वहां बिठा दिया और उसको उठा करके आपने कमीशन का मेंबर भी बना दिया और उसके जरिए आपने नॉमिनेशन करानी है, तो क्या हम इंसाफ करेंगे? शाहिद साहब, देखें, ये चीज़ आपके फ़ायदे में भी तो हो सकती है ना। आपकी PTI को अगर बेंच पे कोई जज पसंद नहीं है तो जुडिशल कमीशन के अंदर आपका PTI का नुमाइंदा बैठ के ये कह सकता है कि ये जज जो है ये तो फ़लाँ से मिला हुआ है, ये तो फ़लाँ के साथ जो है इसके राब्ते हैं, रिश्ते हैं, ताल्लुकदारी हैं। ये तो खुल के आप जो है जुडिशल कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुंह पे बैठ के आप कह सकते हैं कि ये जज इस बेंच पे नहीं होना चाहिए। तो आपको भी फ़ायदा है। अगर आप पहले से जुडिशल कमीशन बना होता तो आप कितने एतराज़ात उठा रहे होते काजी फ़ाइज़ साहब पे कि चीफ साहब आपको इस बेंच पर नहीं होना चाहिए, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। तो ये जुडिशल कमीशन सियासतदानों को जो है इस तरह के खुल के बात करने का मौका भी तो फराहम कर रहा है ना। देखें, एक बात तो ये है कि हम अभी जुडिशल कमीशन का फैसला नहीं किया हमने कि हमने जाना है या नहीं जाना। अच्छा, ये अभी नहीं किया? अभी नहीं किया, अभी भी फैसला नहीं किया। नहीं, अभी तो हमें कोई लेटर भी नहीं आया ना कि आप अपने कमीशन के नाम दें। अभी कमीशन का फैसला नहीं हुआ, पार्लियामानी कमेटी में तो हमने बाइकआउट किया था। तो ये आपको मौका नहीं मिलता, आपको ये खुल के बात जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं वो जुडिशल कमीशन में करें, वही बातें सुन ना। ये अभी हमारी कल मीटिंग है, इसी बहुत सारे और इश्यूज हैं, प्रॉबेबली ये मैटर भी आएगा वहाँ। तो हम एक इज्तिमाई तौर पर फैसला करेंगे कि हमारा क्या है। देखिए, हमारा बेसिक एतराज़ ये है जो मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ शाहीन साहब कि ये बातें जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजों के खिलाफ करते हैं वो जुडिशल कमीशन में बैठ के भी तो फिर आप कर सकती है, क्यों नहीं करेंगे? अगर हम पार्ट बन जाएंगे, अगर हमारा मेन एतराज़ जो 26 अमेंडमेंट के खिलाफ है उसका अगर वो फर्ज करो हम उसको चैलेंज करने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग कि हम इसका हिस्सा नहीं बनते, तो हो सकता है। लेकिन आपका मसला अगर हम कंट्रोल क्या है, आपका ये मसला नहीं है कि सियासतदान बैठ के जजों के बेंचों को बनाएंगे, आपको ये एतराज़ नहीं है सियासतदानों के हवाले से, आपको हुकूमत के कंट्रोल पर एतराज़ नहीं। हम ये कहते हैं कि देखें, बैलेंस चीज़ों को लिखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह रात की तारीकी में लोगों को उठा के अगवा करके इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने और सो कार्ड पार्लियामेंटेरियंस ने जिस तरह ये आइन की तरमीम की है, ये बदतरीन बदरुमा दाग है ये आप पार्लिमानी तारीख में, नंबर 1। और आज तो सामने आ चुका है ना कि किसको उठाया, किसको रिश्वत दी, किसको क्या किया, और उनकी सारी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। 2 बातें और आपके बंदे बात भी नहीं करते, सामने कहाँ आ चुका है, ना कोई बता रहा है, ना कोई अल्फिया बयान दे रहा है कि मेरे साथ ये हुआ। ये तो आप बार बार दोहरा रहे हैं। जान साहब, देखें, अगर तो कोई रिश्वत ले चुका है, जो सामने जो रिश्वत ले चुका है या कोई लोटा बन चुका है, जिसके लिए काजी फ़ाइज़ ने जाते तो होंगे ना आपके पास, तो बार बार कहते हैं सबूत दें, आप सबूत क्यों नहीं देते? मुझे ये बताएं, ये कासिम रंजो की स्टेटमेंट आई, रात को फिर दूसरी स्टेटमेंट कराई गई। कल मेरे साथ जावेद चौधरी के प्रोग्राम में डॉक्टर जरका थी, उसने कहा जी मैं आई वॉज अंडर कस्टडी, मुझे लाए गए थे,
मेरे बेटे को उठा लिया, अगवा कर लिया था, मैं क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैंने उनको कह दिया था कि मैं वोट फिर भी नहीं दूंगी। वो देती ना देती बात की बात है, उसकी स्टेटमेंट आ गई है। अच्छा, या तो उसको डिनाई करें कि नहीं जी नहीं उठाई गई थी। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में आप मुझे बता दें जिस अंदाज से रात की तारीकी में क्या इमरजेंसी थी। अच्छा, फ़र्ज़ करें इनके नंबर पूरे हैं, फ़र्ज़ कर देते हैं, तो वो महीने में भी हो सकता है, वो 10 दिन में भी हो सकता है। आप सबको पढ़ने का मौका दे चीज़ों तो फिर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना पड़ता ना, तो बन जाता। क्या हर्ज थी? देखिए, मुझे बताएं प्रोफेशनली, इंटेलेक्चुअली, विद रिस्पेक्ट टू एवरी जज, या अफरीदी साहब बहुत इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंट जज है, हम उसको मुखालफत नहीं करते, बट एक की मुखालफत करके देख लिया ना, अब दूसरे की भी कर ले। देखें, एक की मुखालफत की थी ऑन प्रिंसिपल स्टैंड, अब फिर गलती मानी भी थी आपने ऑन प्रिंसिपल स्टैंड। आज भी मुझे बता दें मतीउल्लाह जान, मैं एक बात पहले ये करके फिर उस पर आता हूँ, मुझे बता दें प्रोफेशनली एंड इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंस के लिहाज से मंसूर शाह फार बेटर है याया अफरीदी साहब से। अच्छा, विदाउट आपने अभी से कंपैरिजन शुरू कर दी? अभी से नहीं, ये पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं मुनीर मलिक साहब जज उनका चलें, ठीक है, ये तो अभी वक्त तो आएगा, अभी तो बतौर चीफ जस्टिस। और जहाँ तक आपने काजी फाइजा साहब की बात की, हम अपनी, उस वक्त मैं पीटीआई में नहीं था, मगर हामिद खान साहब हमारे लीडर थे, हैं आज वो भी पछता रहे हैं। पीटीआई में होते हुए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वो तहरीक चलाई इन फेवर ऑफ काजी फाइसा, और हम उनके साथ खड़े थे। चलें, ठीक है, लेकिन उनका जो मुतासिब होना और बदतरीन जज साबित उसने अपने किरदार से किया। अगर वो अपने किरदार से अच्छा जज साबित करते तो हम उनके साथ खड़े होते। एक छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले मुनीर मलिक साहब के पास एक सवाल छोड़ के जाऊंगा कि मलिक साहब, इस तरह की जब आईनी तरमीम लाई जाए जिसमें अदलिया का पूरा ढांचा ही जो है उसकी शक्ल बदल दी जाए, तो ऐसी सूरत हाल में एक अटॉर्नी जनरल का क्या किरदार होना चाहिए? आप भी अटॉर्नी जनरल रहें। ये सवाल मैं छोड़ के एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, फिर ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब लेंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान एडवोकेट मुनीर मलिक हमारे साथ हैं। मलिक साहब, वही सवाल जो वक्फे से पहले किया कि एक अटॉर्नी जनरल का क्या किरदार होना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, और वाज़ेह रहे कि अटॉर्नी जनरल जुडिशल कमीशन के भी रुकन हैं, हुकूमत के फेडरेशन के वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ लॉ ऑफिसर भी हैं, और बहुत कुछ होते हैं। मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ मतीउल्लाह, ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल बल्कि हर वकील, उसकी पहली ड्यूटी होती है टू द कोर्ट। अगर एज अटॉर्नी जनरल मुझे कोर्ट मोशन नोटिस आता था तो मैं ईमानदारी से जो मेरा व्यू पॉइंट होता था वो मैं बेंच के सामने रखता था। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो जो लैंड रिफॉर्म्स का केस था जिसमें वो लैंड सीलिंग्स की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उसके ऊपर 184(3) की प्रोसीडिंग्स थी और फुल कोर्ट था। क्योंकि मुझे कोर्ट का नोटिस था तो मेरा ये स्टैंड था, जब मुझे कोर्ट का नोटिस है, आई एम द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड आई विल गिव माय व्यू एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर मैं वकालतनामा फाइल करता हूँ फेडरेशन के लिए तो फिर मैं नोटिस से अपने आप को रिक्यूज करूँगा, फिर मैं एक मौकिल को डिफेंड कर रहा हूँ। इन दो रोल्स में एक फ़र्क है। मेरी एक ड्यूटी है उस वक्त नॉट टू मिसलीड द कोर्ट, टू कैनवस द केस ऑफ माय क्लाइंट विद ऑल द विगर एट माय डिस्पोजल और एट माय कमांड। आपको क्या लगता है जो मलिक साहब, सॉरी टू कट यू, मौजूदा अटॉर्नी जनरल का कोई कंट्रीब्यूशन या इनपुट इन आईनी तरमीम में अगर है, या वो डिस्कशंस का हिस्सा रहे हैं, ड्राफ्टिंग का हिस्सा रहे हैं, तो क्या वो कल कोर्ट के गैर जानबदार मुआवन के तौर पे भी पेश हो सकते हैं? देखें, मुझे पता नहीं है कि अटॉर्नी जनरल साहब का क्या रोल रहा है। आई डोंट नो हिम दैट वेल। मैं आशना हूँ उनसे, बट ही इज़ अपेरेंटली अ वेरी ऑनरेबल मैन, जो मैंने सुना है। अगर बाबर सत्तार के पार्टनर थे तो ही वुड बी वेरी ऑनरेबल। मैंने उनके बारे में तारीफ ही सुनी है। मैं तवक्को रखता हूँ कि वो कोई जब कोर्ट कहेगा टू असिस्ट द कोर्ट तो वो अपना ऑनेस्ट बोनाफाइड व्यू जो है वो देंगे।
तो ये जुडिशल कमीशन ही है जैसे ये जी 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 मलिक साहब आप जारी रखें। माफ कीजिए मैं आपका सवाल नहीं पिकअप किया मैंने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या पूछ रहे थे आप? जुडिशल कमीशन के अंदर जब 4 सियासतदान बैठे होंगे तो वो चीफ जस्टिस और जजों के सामने मखसूस जजों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, एतराज़ भी कर सकते हैं कि इनको ये वाला केस ना सुनने दिया जाए, इन जजों को आईनी बेंच का हिस्सा ना बनाने दिया जाए। तो कैसा लगेगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों को कि सियासतदान बैठ के उनको ये बता रहे हैं कि ये वाला केस जो है फलान जज के सामने लगना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि जुडिशल कमीशन का एक रोल है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू इवैल्यूएशन, वो एक सेपरेट फंक्शन है। लेकिन ये रोल उसको देना कि आप अब बेंचें भी तश्कील देंगे, ये कहाँ का असूल है? देखें ना, हमने तो ये सुना था कि यू कांट हैव अ बेंच ऑफ योर चॉइस, ये तो प्रेसिडेंट है ना कि नो लिटिगेंट कैन क्लेम अ राइट टू अ बेंच ऑफ हिज चॉइस। चलिए ये तो फोरम अब जैसे शोएब ने कहा द बिगेस्ट लिटिगेंट इन दिस कंट्री इज द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। स्टेट ही है ना बिगेस्ट लिटिगेंट, अल्लाह दित्ता वर्सेस स्टेट ही होता है ना। अब वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करेगा ऑफ इट्स चॉइस, ये कहां का असूल है? चलें वो तो एक सियासतदानों का एतराज़ हो गया, आपको फोरम पे एतराज़ है। आप नहीं समझते कि आईनी बेंचेस होने चाहिए? आपको सिर्फ एतराज़ उनकी बेंचेस के ऊपर जजेस की तकर्री के नहीं, मुझे आईनी बेंच से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये आप उसको नाम दे दें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का और वो हो एक मॉन्स्टर, अनकंट्रोल्ड नहीं, फुली कंट्रोल्ड, फिर ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो नहीं हुई, ये कोई इंसाफ की अदालत तो नहीं हुई, वो बेसिक पैरामीटर्स को मीट नहीं करती है। तो ये कैसे जो है आईनी बेंचेस की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सकता था? आपके पास कोई मुतबादिल तजवीज़ है? आईनी बेंचेस की आज़ादी ये है कि आप जिस तरह इंडिया में होता है, उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आज़ाद नहीं है? द टॉप 5 मोस्ट सीनियर जजेस विल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आप टॉप 7 कर दें, या जुडिशल कमीशन फॉर वन टाइम सिलेक्ट कर ले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर देयर टेन्योर, फॉर देयर एंटायर टेन्योर। तो आपके ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह तो नहीं कि आप फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसमें आप आइन तो आप तरमीम तो देखें, वो कहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सही, ये कहाँ गया सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? ये कॉन्सेप्ट कहाँ गया? For such term as may be fixed and may make these benches from time to time. तो भाई फिर तब जब वो रिजर्व हो जाए, जजमेंट आने से पहले बेंच तोड़ दीजिएगा। ये भी हमने देखा है होते हुए मार्शल लॉ के जमाने में। केस रिजर्व हो गया था, एक लाहौर के अंदर केस था, आपको भी शायद याद होगा, मुझे इस वक्त उसके नाम याद नहीं आ रहा है। रिजर्व होने के बाद बेंच तोड़ दी गई। ये तो खैर अभी हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक हुआ था एक केस पे, जिसमें जी जब ऑर्डर आ गया मेजॉरिटी जजेस का, तो उसके बाद बेंच जी वो वेबसाइट पे जो पोस्ट हुआ था जी, टेरियन वाइट केस साहबान का। जी अच्छा, शेब शाहीन साहब, आपकी सियासी जमात की अब क्या हिकमत अमली है? कहाँ आप फॉर्म 45-47 का शोर डाल रहे थे कि इनकी हुकूमत नहीं बन सकती, ये अक्सरियत में नहीं है, और कहाँ आप 2/3 अक्सरियत से अगलों ने आइन में भी तरमीम कर दी है। अब आपका वो फॉर्म 45-47 के बयानिए का क्या हुआ? आप तो अक्सरियत को चैलेंज कर रहे थे, इन्होंने 2/3 अक्सरियत ले ली। अब्दुल्ला जान साहब, एक बात से ऐड कर दूंगा, मलिक साहब ने बहुत तफसील के साथ बयान कर दिया। अब इसमें एक और चीज़ भी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो इनफील्ड है, उसके तहत 1843 की जो पटिशन्स हैं उसमें अपील की प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गया, उसकी अपील किसके पास जाएगी? अपील भी तो एक और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगी।
और फर्ज करो 5 मेंबर मिनिमम होने हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रखने हैं, उसकी अपील जो है कम से कम 7 मेंबर बनाएंगे ना। लेकिन 7 और 5 प्रोसीजर एक्ट तो खत्म हो गया ना। नहीं खत्म, अब आइन में एक चीज आ गई है, तो नहीं खत्म कर सकेंगे ना अनटिल अनलेस रिपील हो जाए। देखें उसमें ये हो गया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया, वो फैसला भी आ गया, उसके खिलाफ आपने अपील की प्रोविजन तो मौजूद है ना। नहीं, लेकिन प्रोसीजर एक्ट में अब तो रिव्यू होगा ना आइन के तहत। जो प्रोविजन थी वो अपील तो नहीं है ना, वो तो रिव्यू तो पहले भी था। हाँ तो अब भी वही हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मुनीर मलिक साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसकी अपील के प्रोविजन को कहाँ ले जाएंगे? मलिक साहब से पूछ लेते हैं, मलिक साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फील्ड में है या नहीं है, क्योंकि अब तो आइन में बहुत कुछ लिख दिया गया। नहीं, कुछ उसका हिस्सा है, कुछ नहीं है। जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सारी बेंचेस जो है 3 मेंबर कमेटी बनाती थी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है जुडिशियल कमीशन बनाएगी, तो टू दैट एक्सटेंट इट स्टैंड्स रिपील्ड। लेकिन रिपील है मलिक साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो तो था ही 184(3) शिक 184(3) के लिए था, तो अब तो वो शिक 184(3) के लिए ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए गए। 185 में भी है जो क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, तमाम बेंचेस जो हैं मास्टर ऑफ द रोल्स का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया था। चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल जहां क्वेश्चन मलिक साहब जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो बनाती थी वो जाना था 185 के हो या 184 के हो। चीजें जो आइन में आ गई हैं उसमें तो प्रैक्टिस वो 5 मेंबर बेंच के पास जाना था, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के में 5 मेंबर बेंच के पास जाना था। लेकिन अब जो आइन में चीजें मलिक साहब उसमें एक और बात है, वो ये है कि अपील की प्रोविजन है वहां, उस अपील के प्रोविजन को अनटिल अनलेस कि वो रिपील ना हो जाए, वो अपील के प्रोविजन तो बाकी रहेगी, क्योंकि उसको तो किसी जगह पे नहीं छेड़ा इस आईनी तरमीम ने। जी ये पता नहीं किसने ड्राफ्ट किया है ये अमेंडमेंट बिल। आप वो इसका वो वाला देखें 202A जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आर्टिकल 199 पैराग्राफ 1C और A उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में दिया हुआ है। भाई आप वो रेट तो देखें, 1A में प्रोहिबिशन मैंडेमस, दूसरे के अंदर देखें टू डिक्लेयर सर्शोराय जो है, तो क्या ये ओवरलैप्स नहीं करती हैं ये रेट्स? आप इसको कैसे बाइफरकेट करेंगे कि कौन सा आपने लेके जाना है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में और कौन सा रेगुलर बेंचेस के पास? और फिर आप कहते हैं कि ये हम लाए हैं स्पीडी जस्टिस के लिए और मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, ये तो जुडिशियल एनार्की होगी। और अब कुछ मुकदमात तो आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब की अदालतों में उन्होंने उन पर समात रोक दी है और कहा है कि ये मामले तो अब सारे आईनी बेंचेस के सामने जाएंगे। तो ये कैसे इसका तयन होगा? शोएब शाहीन साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई बड़ा मुश्किल होगा अगले कई सालों तक? ये मुसीबत अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होती ना, ये मुसीबत पड़ी रहेगी। हाई कोर्ट से भी वो केसेस रोक दिए हैं, हाई कोर्ट से भी कहा है कि भाई अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा, उसमें मैटर भेजेंगे जो 199 से आ रहे हैं। और यहाँ इवन सर्विस मैटर में उन्होंने कहा आए तो 199 से ही आप है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फोर्समेंट की बात तो आप कर रहे हैं, आप कह रहे हो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन आ गई। राइट टू लाइफ की बात करते हो, राइट टू डिग्निटी की बात करते हो। जस्टिस मंसूर के बेंच में ये हुआ सर्विस मैटर, मुनीब साहब के बेंच में साहब उसमें थे, मेरे केस में भी उन्होंने कहा जी किस में जाएंगे। तो बात यह है कि हर केस में जहां 199 से आएंगे या जहां आप एक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब मसलन प्रॉपर्टी का केस है, आपका फंडामेंटल राइट है टू रिटेन ए प्रॉपर्टी, आपका जहां भी इंटरप्रिटेशन आएगी कि जी यहाँ तो आपने फंडामेंटल राइट की आप बात कर रहे हैं, तो फिर जाएं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। ये झगड़ा जो आम बेंच है वो कहेगा कि उधर भेजो, उधर वाला बेंच कहेगा कोई सब्सटेंशियल, अच्छा फिर इसमें डिवीजन भी आएगी, ऐसी जजमेंटें आएंगी। एक जज कहेगा कि नहीं इसमें कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा जज कह देगा कि नहीं ये इसमें चूंकि क्वेश्चन ऑफ एक पैरा लिखा हुआ है लिहाजा ये केस मैटर उधर भेज दिया जाए। सारे जज अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठाने हैं तो फिर बाकी जजेस कौन सा क्या करेगा? ये सिवाय तकसीम करने के, सिवाय फ्रॉड करने के, सिवाय बेईमानी के इस पर कुछ भी नहीं है। और जो आपने कहा था कि फॉर्म 47 को हम रो रहे थे,
मकसद ये था कि उसी इलेक्शन फ्रॉड से बचने के लिए तो ये लाए हैं, ताकि अपनी मर्जी के बेंच पे डरा दें, यहाँ कोई पूछने वाला ना हो, कोई जिसको चाहे उठा के ले जाए उनको, उसका भी कोई पूछने वाला ना हो, और 199 के अपनी मर्जी के बेंच बनाएं, ऊपर भी 184(3) के जो भी मैटर आएगा वहाँ अपनी मर्जी के बेंचेस बिठा दें, ताकि हमारे खिलाफ फैसला ना आए। काजी साहब जो उनके लिए सहूलतकारी कर रहे थे, उनका सब्स्टिट्यूट उनके पास मिल नहीं रहा था, उन्होंने आईनी तरमीम करके बेईमानी के जरिए उन्होंने कह दिया कि अब इसका ये हल है। अब इसके अलावा इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम और कुछ भी नहीं है। और एक इसके ज़रिए जो सबसे बड़ा मुश्किल होगा, हर जज अब गवर्नमेंट को इसका मतलब है प्लीज़ करने की कोशिश करेगा। अगर जो इंडिपेंडेंट फैसला करेगा उसका अशर वही होगा जो आप देख रहे हैं। मसलन मुझे बताएं कि मंसूर अली शाह साहब के क्रेडेंशियल में सिवाय आप ये कहें कि जी ये 12 रुकनी जो फुल कोर्ट का जो फैसला आया है, 13 रुकनी जजमेंट आई है, इसके अलावा मुझे बता दें कोई गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने फैसला पहले दिया हो? हाँ, उस वक्त की गवर्नमेंट बाकी सारी फैसले उन्हें इंडिपेंडेंट फैसले किए हैं। आज भी बता दें उनके डिस्क्रेडिट पे क्या चीज़ जाती है। चलें आप तीसरे नंबर पे लाओ, उनको ये तो बताओ कि जी आप में ये खराबी है, दूसरे में ये खराबी है, तीसरे में ये खराबी है, हम इसलिए तीसरे वाले को ला रहे हैं। चलें अब यही सवाल मैं मुनीर मलिक साहब के लिए छोड़ के जाऊँगा कि जजेस के अंदर किस किस्म की बेदारी, शऊर या सोच पैदा होगी इस आईनी तरमीम के बाद, और क्या वाकई ये 26वीं आईनी तरमीम उनके फ़ैसलों पर और निज़ाम अदल पर और उनकी आज़ादी पर असरअंदाज होगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। मलिक साहब ये बताएं कि क्या सोच पैदा होगी जजों में? कोई आईनी बेंच जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा, कोई चीफ़ जस्टिस बनना चाहेगा। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम है क्या ये वो हैंगिंग कैरेट है जो मौजूद जजों के सामने लटका दी गई है? देखें मती, सवाल ये है कि हर जज एक हल्फ उठाता है। अगर वो ईमानदारी से अपने हल्फ पे कायम रहे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन माजी में हमने देखा है कि सिर्फ एक हल्फ नहीं, 3 हल्फ भी हुए हैं। एक पीसीओ का हल्फ भी हुआ है, एक आइन का हल्फ भी हुआ है, उसके बाद फिर आइन का हल्फ हुआ है, और ये भी कहा है कि जस्टिफाई भी किया है दूसरा हल्फ लेना पीसीओ का जो हल्फ था। तो जो इंडिविजुअल कॉन्शियंस है वो बड़ा मैटर करता है। उम्मीद तो ये होती है कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है आपने उन लोगों का चुनाव किया होगा जो अपने प्रिंसिपल पे कायम रहते हैं। वो एक सियासतदान होता था अमेरिका में, उसका नाम होता था डर्कसन, सेनेटर था, कोई 40 साल सेनेटर रहा। वो कहता था आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल बट माई प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। इस तरह का जज नहीं होना चाहिए कि आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, आई एम बाउंड बाय माई ओथ बट माई ओथ इज फ्लेक्सिबल। अगर ओथ की पासदारी करेंगे तो यू may reach the wrong conclusion, but at least you will arrive at an honest conclusion. मैं नहीं समझता कि हमारे जो फाजिल जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट में सभी काबिल हैं कि वो किसी भी कसौटी पे इस तरमीम को कह सकते हैं कि यह अदलिया की आज़ादी के फर्दरेंस में है। कहा तो यही जा रहा है ना कि इससे अदलिया मजीद आज़ाद होगी, इंसाफ का निज़ाम मजीद बेहतर होगा। ये जो कह भी रहा है वो भी अपने ज़मीर से पूछे कि वाकई में सही बोल रहा है या ये एक एक्सपीडियंसी है ऑफ द कंट्रोल्ड हाइब्रिड निज़ाम ऑफ द डे। निज़ाम ऑफ द डे। तो मलिक साहब ये बताएं कि आपकी जो दो बड़ी वकला तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इनका जो इस आईनी तरमीम पर मौक़िफ़ है उसको आप क्या समझे हैं? देखें, हर आदमी का अपना अलग मौक़िफ़ होता है। सर ये आदमी नहीं है, ये तंजीमें हैं सर, आपकी नुमाइंदा तंजीमें हैं और बहुत बड़ी तंजीमें, ये उनका मौक़िफ़ है। जी,
जी देखें ना, कितनी दफ़ा होता है कि इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसी 26वीं तरमीम को देख लें, इतना खुफिया रखा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आखिरी 2 दिन में ये ड्राफ्ट सामने आए हैं। ये पाकिस्तान के अवाम को इस पे बहस करने देते ना, इस पे मनाज़रे कराते। तो अब आप क्या करेंगे? बाहर भी अगर जो है वो रैंक, अगर आपके साथ वकला की 2 बड़ी तंजीमें हैं ही नहीं तो आप तहरीक कैसे चलाएंगे? आप कैसे? सबसे बड़ी तंजीमें हमारे साथ हैं। वकला की सबसे बड़ी तंजीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, वो सब साथ हैं। वकला की जो हाई कोर्ट बार्स हैं वो अक्सर साथ हैं। ये जब मोबिलाइजेशन बनती है, जब एजुकेशन होती है, जब उनका खुद का एक्सपीरियंस होगा। अभी आप देखिए तो सही, आइंदा 2 हफ्ते में लोग बोलेंगे यार ये किस मुसीबत में हमें फंसा दिया है 26वीं आईनी तरमीम ने। आप देखिएगा इसी तरह बदलता है ना। शुरू में आपको याद होगा 2007 का जो रेफरेंस था उसमें भी तो 50-50 था। बिल्कुल सही है, मगर तो बाद में हुआ कि 90-10 हुआ। चलें मलिक साहब, आप ये बता दें कि काजी फायज ईसा के किरदार को आप कैसे देखते हैं इस सारे अमल में, और अलविदाई रेफरेंस में क्या जजों को शामिल होना चाहिए उनके? देखें मती, मैं कभी किसी को जज नहीं करता। जज तो तारीख करेगी। तारीख जो है वो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में लिखी नहीं जाती है। तारीख का जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आज के इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर में कोई फैसला देना, इस पोलराइज सिचुएशन में कोई फैसला देना, मैं नहीं समझता कि वो मैं कोई सही फैसला दे सके। ये तो तारीख का फैसला होगा। मलिक साहब, आप अगर एक माहिर कानून की तरह अपनी राय भी नहीं दे पा रहे कंटेम्प्रेरी चार्ज माहौल में, तो आप ये तवक्को कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं इस पे फैसला दे दें? नहीं, ये तारीख फैसला देती है। नहीं, आप जो फैसला खान डिसाइड हुआ था, मलिक साहब, तारीख तो खान का केस डिसाइड हुआ था, तारीख तो वो फैसला देगी ना मलिक साहब। के अखबार उठा के देख लें, मैंने इस पे रिसर्च किया है। तारीख तो वो फैसला देगी ना जो आप आज बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं तो तारीख कहाँ से फैसला देगी? नहीं, जो लिखा, वी आर फॉर्चुनेट कि इसमें जजेस स्पीक बाय देयर जजमेंट्स, एक रिकॉर्ड छोड़ के जाते हैं। अब जुल्फिकार अली भुट्टो का मर्डर रेफरेंस रिवर्स हुआ नहीं हुआ। बतौर लॉयर आप कैसे देखते हैं काजी फाइज के रोल को? कन्विक्शन था। बतौर लॉयर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप उनके वकील भी रहे हैं, मगर बतौर लॉयर आप कैसे देखते हैं एक चीफ जस्टिस के रोल को? मैं एक कॉज का वकील था, जिस कॉज के आप भी सपोर्ट करते थे। वो ये था कि जनरल फैज हमीद का कोई रोल नहीं है ISI के चीफ का जजों की सर्वेलेंस करने में, जजों के खिलाफ इंतकाम लेने के लिए, तो धरना जजमेंट देने के बाद उसको विक्टिमाइज करने के लिए। तो आज आप वही पोजीशन को डिफेंड करता हूं। आज आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, अगर ये पोजीशन होगी, आज आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल है इस सारी सूरत हाल में? बिल्कुल जी। 26वीं तरमीम जो है ये एस्टैब्लिशमेंट की कंट्रोल डेमोक्रेसी का ब्रेन चाइल्ड है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।